नमस्ते फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे स्थानीय स्वशासन या फिर लोकल गवर्नमेंट। कुछ पॉइंट्स, महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखेंगे स्थानीय स्वशासन के। भारत में स्थानीय स्वशासन के पिता लॉर्ड रिपन हैं। लॉर्ड रिपन ने 1882 में भारत में स्थानीय स्वशासन की क्या करी? शुरुआत करी। में स्थानीय स्वशासन के पिता कौन है? लॉर्ड रिपन। ठीक है। भारत में स्थानीय सुशासन के पिता लॉर्ड रिपन ने 1882 में भारत के स्थानीय सुशासन की शुरुआत करी। भारत में स्थानीय सुशासन की संरचना में दो प्रकार की संस्थाएं या निकाय शामिल है, पंचायती राज और शहरी निकाय। गांव में सरपंच होता है और शहरों में कौन होता है? मेयर होता है, वार्ड मेंबर होता है। ठीक है, दो प्रकार से। पंचायती राज संस्थाएं, पहले हम देखेंगे पंचायती राज संस्थाएं। पंचायती राज संस्थाएं भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की प्रणाली को संदर्भित करती हैं। पंचायती राज संस्थाएं क्या करती हैं? ग्रामीण स्तर की शासन व्यवस्था को संदर्भित करती हैं। एक सरपंच के चुनाव ऐसे हैं जो डायरेक्ट चुनाव होते हैं, डायरेक्ट जनता सरपंच चुनती है। बाकी सब विधानसभा में, केंद्रों में क्या होती है? जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार बनाती है। लेकिन जो सरपंच के चुनाव है वो डायरेक्ट जनता वहाँ पे सरपंच के माध्यम से क्या करती है? शासन करती है। अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों की शासन प्रणाली जो लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से संचालित होती है। ठीक है। 1992 के 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा सभी राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय सरकार के रूप में स्थापित किया गया। पहले जो ये पंचायती राज संस्थाएं, इनको संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया। इनको संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 के तहत जो स्थानीय स्वशासन है उसको क्या दिया गया? संवैधानिक दर्जा दिया गया। वैसे अमेंडमेंट 1992 में हुआ, लेकिन ये लागू एक साल बाद हुआ, 1993 में। 24 अप्रैल 1993 में ये लागू हुआ 73वां संवैधानिक संशोधन। इसीलिए 24 अप्रैल को क्या बनाया जाता है? पंचायती राज दिवस। ठीक है, 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस। क्लियर? नेक्स्ट है, स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र बनाने का लक्ष्य रखते हुए ये संस्थाएं सुनिश्चित करती हैं कि स्थानीय आबादी सीधे निर्णय की प्रक्रिया में भाग ले। सीधे निर्णय मतलब जनता डायरेक्ट अपना सरपंच चुने और उसके साथ कम्युनिकेशन में रहे। जबकि विधानसभाओं में, राज्य विधानसभाओं में मुख्यमंत्री के साथ कम्युनिकेशन करना इतना आसान नहीं होता। लेकिन जब हम गांव में छोटी छोटी इकाइयों में जैसे सरपंच चुनते हैं तो उनमें क्या होगा? जनता डायरेक्ट अपनी समस्याएं ले जाती है किसके पास? सरपंच के पास, और उनका समाधान संभव होता है। तो स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र बनाने का लक्ष्य रखते हुए ये संस्थाएं सुनिश्चित करती हैं कि स्थानीय आबादी निर्णय लेने की प्रक्रिया में क्या रहे? भागीदार रहे। नेक्स्ट है शहरी स्थानीय निकाय। शहरी स्थानीय निकाय, जिन्हें नगर पालिकाओं के रूप में भी जाना जाता है, भारत में शहरी स्थानीय स्वशासन की प्रणाली को संदर्भित करता है। अर्थात शहरी क्षेत्रों की शासन प्रणाली जो लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से होती है। 1992 के 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा सभी राज्यों में शहरी क्षेत्रों में तीसरे स्तर की सरकार के रूप में स्थापित किया गया। यानी कि शहरी निकाय और ग्रामीण निकाय कब इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया? 1992 में जो हुए थे अमेंडमेंट, 73वें और 74वें अमेंडमेंट के तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया। यह प्रणाली सुनिश्चित करती है कि शहरी आबादी प्रत्यक्ष रूप से निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदार हो, जिससे शहरी विकास पहले से प्रभावशीलता और जवाबदेही मिल सके। यानी कि
बड़े लेवल पे सरकारों का छोटी छोटी इकाइयों तक पहुंचना मुश्किल होता है। तो उन्होंने क्या किया, उनको शक्ति दे दी। 2.5 लाख से भी ज़्यादा गांव हैं भारत में जिनको 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से शक्तियां दी गई हैं कि वो अपने एरिया का स्थानीय स्वशासन के माध्यम से अपने एरिया का क्या कर सके, डेवलपमेंट कर सके। या फिर हम ये कहें कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए स्थानीय स्वशासन को अस्तित्व में लाया गया और उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया 1992 में 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से। क्लियर। नेक्स्ट है, सरकार के तीसरे स्तर के रूप में भारत में स्थानीय स्वशासन का कई तरह से महत्व है। अब इसका महत्व देखेंगे। स्थानीय स्वशासन का भागीदारी लोकतंत्र की भागीदारी एक तरह से। स्थानीय स्वशासन निर्णय लेने की प्रक्रिया में नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि शासन अधिक समावेशित और स्थानीय जरूरतों एवं प्राथमिकताओं का प्रतिनिधि कर सके। जनता डायरेक्ट भागीदारी ले चुनावों में, जिससे शासन प्रक्रिया क्या हो, सफल हो और लोकतंत्र को मजबूत बनाने की क्रिया क्या हो, एक तरह से सफल हो। ठीक है। लोकतंत्र क्या है? जनता के लिए जनता द्वारा शासन। अब्राहम लिंकन की कोटेशन है ये। वो अमेरिकी राष्ट्रपति थे। वो क्या कहते हैं, लोकतंत्र को कौन मजबूत बनाएगा? जनता ही लोकतंत्र को मजबूत बनाएगी। और स्थानीय स्वशासन को प्रभावशाली बनाने का उद्देश्य भी यही था कि लोकतंत्र मजबूत हो। क्लियर। नेक्स्ट है नागरिक भागीदारी। यह निवासियों के बीच स्वामित्व और नागरिक जुड़ाव की भावना को बढ़ावा देता है। स्थानीय स्वशासन क्या देता है? लोगों के बीच स्वामित्व और नागरिकों की भावनाओं को बढ़ाने का नागरिकों के जुड़ाव की भावनाओं को बढ़ावा देता है। निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेने की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करता है। जब जनता डायरेक्ट इन्वॉल्व होगी चुनाव में, डायरेक्ट सरपंच के समक्ष खड़ी होगी, तो क्या निर्णय लेने की प्रक्रिया भी क्या होगी, प्रभावशाली होगी। ठीक है। कोई टालम टोली नहीं होगी, तुरंत निर्णय लिया जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट है जवाबदेही और पारदर्शिता। स्थानीय स्तर पर चुने गए प्रतिनिधि समुदाय के लिए अधिक सुलभ होते हैं। स्थानीय स्तर पर चुने गए प्रतिनिधि, जो लोकल गवर्नमेंट होती है, वहाँ पे सरपंच होता है, गांव का ही कोई सरपंच होता है, तो वो क्या होता है, वहीं का होता है, तो जवाबदेही और पारदर्शिता उससे बनी रहती है। ठीक है। नेक्स्ट है उत्तरदायी शासन। स्थानीय निकाय अपने क्षेत्र की विशिष्ट समस्याओं और चुनौतियों का तेजी से जवाब दे सकते हैं। जब वहाँ का सरपंच या शासन व्यवस्था, वहीं का कोई व्यक्ति सुचारू रूप से चला रहा होगा अपने लोकल एरिया का, तो वो क्या करेगा, जमीनी स्तर से जुड़ा होगा और वो समस्याओं को दूर करेगा, समाधान करेगा। बेसिक समस्याएं क्या होती है, नल, बिजली, पानी, स्कूल, इनकी समस्या होती है, तो वो अपनी मिट्टी से जुड़ा रहेगा और वो क्या करेगा, उनको दूर करने की कोशिश करेगा, या फिर एक तरह से सफल प्रयास ही करते हैं। इसीलिए तो इतना विकास हो गया है देश का, बढ़िया डेवलपमेंट अच्छा होता है स्थानीय स्वशासन के अस्तित्व में आने के बाद। धीरे धीरे मेट्रो सिटीज़ बन गए हैं, गांव में क्या चीज़ नहीं पहुंची है, सब कुछ तो है अब। लाइट, बिजली, पंखा, वाईफाई, मोबाइल, छोटे छोटे बच्चे कंप्यूटर चला लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, डेवलपमेंट का ही तो एक हिस्सा है, बस थोड़ा स्लो मोशन में धीरे धीरे होता है, लेकिन होता ज़रूर है डेवलपमेंट। ठीक है। तो स्थानीय उत्तरदायी शासन। स्थानीय निकाय अपने क्षेत्र की विशिष्ट समस्याओं और चुनौतियों का तेजी से जवाब दे सकते हैं, जिससे सेवा वितरण अधिक प्रभावी और कुशल हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वो जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, वहाँ के सरपंच या फिर मेयर वगैरह। नेक्स्ट है बेहतर दक्षता। स्थानीय निकाय प्राय स्थानीय आवश्यकताओं और चुनौतियों की गहरी समझ रखते हैं।
जिससे संसाधनों का अधिक कुशल आवंटन होता है। जैसे एक क्लास मॉनिटर बनाती है टीचर। एग्जाम्पल हम देखते हैं, एक क्लास मॉनिटर बनाती है टीचर, तो क्लास मॉनिटर को ज़्यादा पता होगा बजाय दूसरी क्लास के क्लास मॉनिटर के बजाय। जैसे 7th क्लास का क्लास मॉनिटर है, उसको अपनी क्लास की समस्याएं पता होगी तो वो क्लास टीचर को बोलेगा, लेकिन 8th क्लास के मॉनिटर को नहीं पता होगा 7th क्लास की क्लास टीचर 7th क्लास की समस्याओं के बारे में। तो ऐसा ही है, इस तरह से जिस गांव का सरपंच होगा उसी गांव के सरपंच को अपने गांव की समस्याएं पता होंगी और वो अच्छे से बेहतरी से उनको दूर कर सकेगा और अपने एरिया का डेवलपमेंट कर सकेगा। ठीक है, तो स्थानीय निकाय प्राय स्थानीय आवश्यकताओं और चुनौतियों की गहरी समझ रखते हैं। संसाधनों का अधिक कुशल आवंटन होता है। सशक्तिकरण और क्षमता निर्माण। नेक्स्ट है सशक्तिकरण और क्षमता का निर्माण। विकेंद्रीकरण स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाता है। जो सरकार का विकेंद्रीकरण है किस लिए किया गया, जो कि समुदाय है या समुदाय को सशक्त बनाने के लिए, उनके संसाधनों का प्रबंधन, विकास गतिविधियों की योजना बनाने के लिए और उनके संघर्ष समाधान की क्षमता को क्या करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए। ठीक है, शक्ति सशक्तिकरण और क्षमता का निर्माण किस लिए किया गया, विकेंद्रीकरण, वहां के समुदायों को सशक्त बनाने के लिए। राज्यों ने, केंद्र ने राज्यों को शक्ति दी। राज्यों ने किनको शक्ति दी, लोकल गवर्नमेंट को शक्ति दी। टॉप से शक्ति आ रही है किस लिए, धीरे धीरे ताकि सब लोग अपने इलाके का डेवलपमेंट कर सकें, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट है समावेशिता। स्थानीय शासन हाशिए पर रहने वाले समुदाय जैसे SC ST महिला आदि के लिए अपनी आवाज़ सुनने और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। जो स्थानीय स्वशासन है क्या करता है, जैसे इस साल OBC की सीट आई, अगले साल SC की सीट आई, उससे अगले साल महिलाओं की सीट आई, तो जिस भी वर्ग की सीट आती है फोकस उस वर्ग के समस्याओं पे होता है, क्योंकि दूसरा कोई वर्ग उस वर्ग की समस्याओं को महसूस नहीं कर सकता, इसलिए रोटेशन में सीट आती है और कॉम्प्रिहेंशन वे में क्या हो, डेवलपमेंट हो इलाके का। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में स्थानीय स्वशासन से संबंधित कुछ समस्याएं। अब कुछ समस्याएं भी होती हैं, जैसे एक पॉइंट होता है पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने वाला, और पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने के लिए हमें जिन संघर्षों से या जिन समस्याओं से गुजरना पड़ता है उस तरह की समस्याओं को भी हम इन पॉइंटों के रूप में देखेंगे। ठीक है, तो पहला है अपर्याप्त वित्तीय संसाधन। सबसे बड़ी समस्या तो हमारे देश में वित्त की हो जाती है। ठीक है तो अपर्याप्त वित्तीय संसाधन, कर लगाने की सीमा, शक्तियां और राज्य से बहुत कम अनुदान का अर्थ कि स्थानीय निकायों के पास अपर्याप्त वित्त होता है। यह उनके विकास परियोजनाओं को शुरू करने और आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए थोड़ा कम होता है, कमतर होता है। ठीक है, अब स्थानीय निकायों के पास जितना फंड आएगा उसको उसी रेशो के हिसाब से करना पड़ेगा क्या, विकास, जैसे नल, बिजली, पानी, सड़क, सरकारी स्कूल, ये बेसिक समस्याएं होती हैं। लेकिन फंड थोड़ा आता है तो फिर ये इनमें डेवलपमेंट बाधित होता है। ठीक है, तो ये एक समस्या है अपर्याप्त वित्त संसाधन। नेक्स्ट है वित्त के व्यय की निश्चित प्रकृति। अब जैसे निश्चित प्रकृति क्या होती है, राज्यों से कुछ फंड आता तो जरूर है, लेकिन उस फंड के लिए राज्य ने आदेश दिया है कि ये इस एरिया में या फिर इस इलाके के डेवलपमेंट में या फिर इस क्षेत्र के डेवलपमेंट में ही खर्च होना चाहिए, तो वहाँ पे फिर बाध्यता आती है, तो समस्याएं तो होती हैं। तो स्थानीय निकायों द्वारा प्रतिबंधित 90% से अधिक धनराशि कुछ योजनाओं की व्यय होती है, जिसमें अन्य सार्थक योजना प्रक्रियाओं के लिए वित्तीय संसाधनों में कमी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है कार्यात्मक अतिव्यापन। कार्यात्मक अतिव्यापन,
अन्य सरकारी एजेंसियां जैसे ब्लॉक कार्य, अर्ध राज्य एजेंसियां आदि के साथ कार्यात्मक अतिव्यापन, इससे भ्रम और संघर्ष उत्पन्न होता है। कार्यात्मक अतिव्यापन क्या होता है? राज्य ने शक्ति दे दी लोकल गवर्नमेंट को, लेकिन वो पूरी तरह से नहीं दी। कुछ शक्तियां एजेंसियों को, उनकी सरकारी एजेंसियों को दे दी। तो उससे क्या होता है? भ्रम और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि एक ही दिशा में एक ही नेता, अगर हम के पीछे जनता चल सकती है, लेकिन उसी जगह का दो नेता हों तो एक तरह से शक्तियों का विभाजन हो जाता है और एक तरह से भ्रम और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जैसे सरकारी एजेंसियों के पास कुछ शक्तियां हैं, है ना, कुछ कागजी कार्रवाई हैं कि सरकार ने आप इन एरियो में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, तो उससे थोड़ा सा एक समस्या उत्पन्न हो जाती है। कार्यात्मक अतिव्यापन ये होता है। आया समझ में? कार्यात्मक अतिव्यापन क्या होता है? कार्यात्मक अतिव्यापन ये होता है कि जैसे सरपंच को चुन लिया है वहाँ की जनता ने, लेकिन राज्यों ने सरपंच की कुछ शक्तियाँ उन एजेंसियों के पास रख छोड़ी हैं, जिससे सरपंच भी उस एरिया का डेवलपमेंट अपने हिसाब से नहीं कर सकता, क्योंकि भ्रम की और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। जैसे कि बड़े वे में, थोड़े से बड़े वे में देखते हैं कि किसी राज्य में मुख्यमंत्री होता है और एक उप मुख्यमंत्री होता है। एग्जाम्पल है, जस्ट एग्जाम्पल है, एक मुख्यमंत्री होता है, एक उप मुख्यमंत्री होता है, तो उनमें तनातनी रहती है और तनातनी के कारण डेवलपमेंट डिस्टर्ब होता है। ठीक है, ये होता है कार्यात्मक अतिव्यापन। नेक्स्ट है राजनीतिक हस्तक्षेप। अब राजनीतिक, राज्यों ने शक्तियां तो दे दी हैं लोकल गवर्नमेंट को, लेकिन कुछ शक्तियां अपने पास रख ली हैं, तो वो राजनीतिक हस्तक्षेप होता है। तो उच्च स्तर की सरकारों द्वारा अत्यधिक हस्तक्षेप, उच्च स्तर की यानी कि राज्य स्तर की सरकारें होती हैं। उच्च स्तर की सरकारें कौन होती हैं? राज्य स्तर की सरकारें होती हैं, वही हस्तक्षेप करती हैं। वो क्या करती हैं? कुछ शक्तियाँ अपने पास रख लेती हैं, जिससे उनकी किनकी, जो लोकल गवर्नमेंट है, उनकी स्वायत्तता कमज़ोर हो जाती है। क्लियर? नेक्स्ट है क्षमता की कमी। स्थानीय निकाय प्राय प्रशिक्षित कर्मियों और संस्थाओं की कमी का सामना करते हैं। स्थानीय निकायों ने सीट तो ला दी, कैसे ला दी? एससी की सीट आएगी, ओबीसी की आएगी, जनरल की सीट आएगी, महिलाओं की सीट आएगी, लेकिन प्रशिक्षण या फिर शिक्षा में कमी, थोड़ा सा क्या छोड़ दिया उसमें, क्षमता की कमी। स्थानीय निकाय प्राय प्रशिक्षित कर्मियों और संसाधनों की कमियों का सामना करता है, जिससे उनकी प्रभावी कार्य प्रणाली बाधित होती है। यानी कि मिनिमम क्वालिफिकेशन तो होनी ही चाहिए। अगर हम जिस लीडर को चुन रहे हैं, तो सीट के साथ साथ उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए कि वो इतने क्लास तो उसने पास की हो। ठीक है, सरपंच कोई भी ना बने, मिनिमम क्वालिफिकेशन उसकी डिसाइड कर देनी चाहिए। ये है क्षमता की कमी, जिससे कि उसको डिसीजन लेने में ज़्यादा समय ना लगे। सदस्यों की अशिक्षितता, देखो में आया है सदस्यों की अशिक्षितता। सदस्यों की अशिक्षितता, ठीक है, ये पॉइंट है। तो क्षमता की कमी से तात्पर्य क्या है? जो सदस्य हैं उनकी अशिक्षितता है, अर्धशिक्षितता है, यानी कि मिनिमम क्वालिफिकेशन डिसाइड कर देनी चाहिए। जो भी व्यक्ति नॉमिनी हो, जो भी व्यक्ति खड़ा हो चुनाव में, सरपंच के या मेयर के चुनाव में, कि उसको मिनिमम क्वालिफिकेशन उसकी ये होनी चाहिए। क्लियर? अपने कर्तव्य एवं जिम्मेदारियों के बारे में कम जानकारी रखने से भी उनकी प्रभावी कार्य प्रणाली बाधित होती है। क्षमता की कमी से तात्पर्य यहाँ है सिर्फ मिनिमम क्वालिफिकेशन
क्या हो, मिनिमम क्वालिफिकेशन फिक्स कर देनी चाहिए कि जब भी कोई व्यक्ति नॉमिनी होगा या जब भी कोई व्यक्ति चुनाव में खड़ा होगा तो वो क्या होगा, कम से कम इतना तो पढ़ा लिखा होना ही चाहिए। क्लियर? आया स्थानीय स्वशासन समझ में? स्थानीय स्वशासन मतलब लोकल गवर्नमेंट। इसका उद्देश्य, मेन उद्देश्य केवल यही रहा है कि लोकतंत्र को मजबूत बनाया जा सके स्थानीय स्वशासन के माध्यम से, और शक्तियों का एक तरह से विकेंद्रीकरण किया जा सके, जिससे कि राज्यों की दृष्टि जहाँ जिन एरियो पे नहीं गई है वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट अपना स्थानीय स्वशासन या स्वशासन यानी चला सकें और वहाँ का विकास और डेवलपमेंट कर सकें। क्लियर?